ठीक है, मैं मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन हो गए हैं। मैं दोबारा से अब इस डिस्कशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम जो है उसको उसने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए उसने सपोज कर लिया कि जो भी फोर्स होगी वो कंजर्वेटिव होगी, नंबर वन, और उसकी फंक्शनल फॉर्म एफ एक्स होगी। तो हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, तो इसलिए ये वर्क डन का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। इन जनरल वो पार्टिकल एक्स नॉट से एक्स की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो इस सूरत में ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चूंकि वर्क डन के बराबर है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके उसने यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया इज इक्वल टू एफ एक्स dx, ठीक है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं वो आर्बिट्रेरी पॉइंट वाली। इफ वी कंसीडर द पॉइंट x नॉट टू बी एन आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट, वी कैन देन obtain the potential energy function ux. If we consider x not to be an arbitrary reference point, reference point का मतलब ये है कि ये ना लाजमी तौर पे समझना है आप मेरे साथ, ये ना पोटेंशियल एनर्जी के हवाला से ना अब जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम जो उसके पोटेंशियल एनर्जी के हवाला से डिस्क्राइब की जाती है लैग्रांजियन मैकेनिक्स, तो उसमें स्टूडेंट्स जो है ना उस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देख के परेशान रहते हैं, वहां से उनको पता नहीं चलता कि पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। अब आज ये डिस्क्राइब करने लगे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमने उसने कहा कि इफ वी कंसीडर एक्स नॉट टू बी एन आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट, अच्छा ये इन सेंटेंसेस के ऊपर जो है ना वो गौर करना है। अब ये यहाँ ये एक बात समझ आ गई तो हमेशा के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर समझ आ जाएगा। If we consider point x naught to be an arbitrary reference point, we can then obtain potential energy function ux. ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है जो वहां पे आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। इसमें आर्बिट्ररी पॉइंट जो है ना वो एक्स नॉट, हमने अगर वो कहता है कि अगर हम आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स नॉट कंसिडर कर लें, आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब ये है कि एवरेज रेफरेंस पॉइंट का मतलब जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो हमने लेना होता है, जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेना होता है वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। वी आर फ्री टू चूज एनी कन्वीनियंट वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। वो कहता है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हम कोई कन्वीनियंट वैल्यू जो है वो चूज कर सकते हैं, जीरो इज नॉट नेसेसरली टेकन, ठीक है, बिकॉज ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर सिग्निफिकेंट। क्योंकि सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट है। क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट है? उसकी वजह यह है कि हमने जो डेफिनेशन की है उस पर गौर कीजिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर है। तो हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं वो वर्क है, और वो वर्क जो है वो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी। हम अस्यूम किया हुआ है हमने, ये बड़े मतलब कंफ्यूजन वाली बात है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। आज आप समझ लें इस बात को, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके लिए फिर मैं माजरत चाहता हूं। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें नहीं पता होती। हमें पता सिर्फ ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि हम उसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी को डिफाइन किया, उसी एतबार से हम बातें कर सकते हैं। तो इस सीरत में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेंज अगर इंपॉर्टेंट है तो रेफरेंस पॉइंट कोई एक जो मर्जी ले लें आप, चेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन अगर फर्ज किया आप, मैं ये कहूं, लेट सपोज आज आ जाते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर लेते हैं ताकि हमेशा के लिए आपके जहन में रहे। फर्ज किया ये हमारे पास एक मैस पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं कहता हूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, यानी रेफरेंस पॉइंट मेरा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है, और फार्मूला मैं यूज कर लेता हूँ mgh वाला। हाइट मैं कहता हूं जी हमने इसको ले गए हम 5 मीटर पर, ठीक है ना। तो mgh वाले फार्मूले से ये हो जाएगी इसकी
पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट के ऊपर, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस वर्क डन के बराबर होगी W, ठीक है ना, और वो होगी H1 माइनस H2, ठीक है, और H2 फाइनल हाइट है 5 मीटर और H1 इनिशियल हाइट है 0, ठीक होगी बात। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि H1 माइनस H2 माइनस H1 हम कर लेंगे क्योंकि हमने इसको H1 ले लिया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है ना वो 0 में से -5 किया। अब ये 5 जूल हमने रखी हुई है, यहाँ पर कितनी बन जाएगी, जितनी भी बन जाएगी वो फाइनल होगी, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो वर्क डन के बराबर होगी। इसका मतलब हम फाइनल और इनिशियल से वर्क डन जो हमने मालूम किया वो फाइनल से इनिशियल में ही होगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सूरत में अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता फिर भी फाइनल माइनस इनिशियल करना था, फिर फर्क सिर्फ ये पड़ना था कि ये जो माइनस करने वाली क्वांटिटी है ये हमें बार बार माइनस नहीं करनी पड़नी थी, हमने सिंपली उसको इग्नोर कर देना था। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करते जाना था। तो हम इसलिए इस तरह का आइडिया इस्तेमाल करके इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरह की क्वांटिटी बनाते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो चेंज में ये ना बताना पड़े कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कितनी पोटेंशियल एनर्जी का। हमने सबके लिए मुख्तस कर लिया कि आप सब ने क्या करना है, इसको 0 ले लेना है। तो इस तरीके से यहां पर भी है particular choice of ux not resulting function ux could then be used to calculate the potential energy। तो फिर इस जो रिजल्टिंग फंक्शन ux है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी भी इन द मोशन जो है, फॉर इंस्टेंस एट x is equal to 1 and x is equal to 2 are different choices of x naught will change the value x1 and x2 by the same constant, but the difference in the potential V1 and V2, ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है फिजिकल, is unchanged. The analysis of the dynamical behavior is thus independent of the choice of the potential। ये भी MCQ पॉइंट के तौर पे पूछा जा सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The effect, in effect, the choice of reference point for ux is similar to the choice of reference point for kinetic energy, as we discussed in section 7. Observers in the relative motion may differ in their particular value of kinetic energy they measure। Observers in different reference frame will differ in their value of u, k and mechanical energy, but they all will agree on the constancy of energy। लेकिन वो सारे कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करता है और एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एनर्जी ज्यादा मेजर करेगा या एक कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो दूसरा कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम है, यानी उस एट द सेम टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ऑब्जर्वेशन में कमी आ जाएगी। और जो जब वो कहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो उसी के कोरस्पोंडिंग वो कहेगा उसकी वो कैलकुलेट कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इस सूरत में फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो है वो सबके लिए 0 हो जाएगी। जब वो कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी तो सबके लिए एक जैसी निकलेगी। In moving from x naught to x, the particle velocity will change from v to v naught, and according to the work energy theorem, the work done by the force F is equal to W is equal to delta K half mv square। Combining equation 9, 10 and 11, we get half mv square plus ux और हाफ mv नॉट स्क्वायर और ux नॉट। ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल है, ये फाइनल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल है। जब हमने कह दिया कि इसमें चेंज 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतनी होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और सबको कह दिया कि ये कांस्टेंट है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। Notice that, ये important point है, notice that force and acceleration do not appear in this equation, only position and speed। Equation 12 is another form of law of conservation of mechanical energy। Instead of starting with the Newton's law, we can simplify the solution of the problem involving only conservative forces by starting with the equation 12। अब देखें ना, या तो हम सिस्टम को न्यूटन लॉ से कर सकते हैं डिस्क्राइब। अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उस सूरत में
आप बजाय न्यूटन लॉ से डिस्क्राइब करने का सिस्टम को आप सिंपली जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लें, क्योंकि हमें पता है फोर्सेस कंजर्वेटिव है। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों को याद होगा, ये पॉइंट भी याद रख लें, हम जब लैग्रांजियन फार्मूलिज्म करते थे तो उसमें शर्त लगाते थे कि अगर सिस्टम कंजर्वेटिव है तो आगे प्रोसीड होना है, अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं था तो फिर वो लैग्रांजियन नहीं बनता था, L इज इक्वल टू टी प्लस वी नहीं बनता था। वहां पे लैग्रांजियन तो था लेकिन वो टी प्लस वी नहीं बनता था, ये याद रखना अब आपने वहां पे। इसलिए वो टी प्लस वी बना है, उसमें हमने फिर सिस्टम को कंजर्वेटिव कंसिडर किया है, तो इसलिए वहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का इससे शुरू करके। इन वन डायमेंशन वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फोर्स जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी दूसरे लफ्जों में अगर पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है आपके पास इस तरीके से, तो इसका ग्रेडियंट लेकर के हम जो है यहां से फोर्स मालूम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। यहां से ये स्टेटमेंट याद रखें, द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हुज नेगेटिव डेरिवेटिव gives the force F exerted by the system whose the force F is exerted by the system whose potential energy is U। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसने इसको स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए लिया है और फिर उसने कैलकुलेट किया है सारा कुछ, ये आप लोगों ने खुद करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए भी लिया है, ये भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये अम्यूजमेंट पार्क इसको लाजमी तौर पे देखना है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के लिए आपसे पूछा जा सकता है। वन डायमेंशनल कन्वर्स सिस्टम द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन निकाला है। ये आपके पास आप देखें यूएक्स का ग्राफ है और ये उससे फोर्स कैलकुलेट की गई। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर जरा थोड़ी सी हम तवज्जो कर लें डायनामिकल सिस्टम के हवाला से। क्या इस ग्राफ के हवाला से आप कोई बात कर सकते हो? इस ग्राफ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से उसने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसकी बात की हुई है। पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स लेकर के, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये इसका उसने पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो है वो रिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है। मुख्तलिफ एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की E4 है। E4 एनर्जी जो है यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इस वक्त पार्टिकल जो है वो इस रीजन में यानी इस पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। क्यों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है? कि अगर हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें इस तरफ या इस तरफ, तो इस पार्टिकल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ना कम होती है। तो इस सूरत में ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, x3 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं इस पार्टिकल, यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसको डिस्प्लेस कर दूं यहाँ तो ये लाजमी तौर पे इस रीजन में चला जाएगा। ठीक है, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा वापस तो दोबारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे इस तरफ को और या इस तरफ को, तो ये वापस अपनी इसी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसमें वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा कोई भी। जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस पॉइंट से पहले भी ज्यादा है और इस पॉइंट से बाद में भी कम है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए कि आप डिस्प्लेस करेंगे जब उसको x1 से x0 की तरफ और x2 से x2 या x0 से x1 की तरफ या x0 से x2 की तरफ, दोनों सूरतों में ये वापस जो है वो कहाँ पे आना शुरू कोशिश करेगा, x0 के ऊपर। तो इस तरह का पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो अब आपने पहचान कर लें, ग्राफ्स की पहचान कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी के किस तरह के ग्राफ में स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है और वो पार्टिकल मिनिमम एनर्जी के साथ यहाँ पर मौजूद है। फिर उसने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है।
इसमें अगर आप गौर करें तो इस तरफ को अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें या इस तरफ को, तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है जो, जी इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। दोबारा से, मुझे समझ नहीं आई, आवाज कट रही थी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है जो, अभी आ रही है आवाज? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो पहले वाला पॉइंट है, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, इसमें ये है कि वो जो हाँ जी, पार्टिकल होता है उसकी ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो ये वो वाली स्टेट है क्या यू ऑफ एक्स की? असल में यहाँ पे ना डबल है, थोड़ा सा मैं अब फिर तफसील से थोड़ा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। डबल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। टोटल एनर्जी के हवाला से मैं बात करता हूँ। ये देखें, ये ना सिस्टम की टोटल एनर्जी है इस वक्त। मैं अभी ना आप गौर से फिर रहिएगा यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी है सिस्टम के पास। टोटल एनर्जी कैसे होती है? E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस रीजन में, यानी इस रीजन में यहां तक ये बता रहा है कि जितनी उसकी टोटल एनर्जी है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इस वक्त जीरो, अगर पार्टिकल इस रीजन में है। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो अगर उसके पास थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो पार्टिकल इस रीजन में आएगा। ठीक, अगर हम समझ लें कि उसके पास टोटल एनर्जी E3 है इस रीजन में, तो इस रीजन में आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है और इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल, चूंकि ये टोटल एनर्जी है उसके पास, पार्टिकल के पास, और वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसकी टोटल एनर्जी कम होकर इतनी रह गई है, तो इस वक्त आप देखें यहां पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ही है उसकी। काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो वो उसकी टोटल एनर्जी अगर E4 होगी तो फिर उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जिस जगह पे मैं दायरा लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर उसकी टोटल एनर्जी E3 है तो इस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर जीरो होगी। फिर आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं, इस पॉइंट के ऊपर अगर उसकी टोटल एनर्जी E2 है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो पार्टिकल इस पॉइंट पर है, यानी x1 पोजीशन पर है, लेकिन उसके पास एनर्जी E4 ही है, तो फिर ये वाली एनर्जी जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली एनर्जी जो है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब कभी भी आपने ग्राफ से टोटल एनर्जी का अगर आपको पता हो, यानी दो चीजें आपको पता होंगी इस ग्राफ में। ये ग्राफ आमतौर पर इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक टोटल एनर्जी, यानी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और पार्टिकल की टोटल एनर्जी, ये दो चीजें दी हुई होती हैं। तो आपने ग्राफ देख करके उनकी टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देना, तो बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जहन में रखना। ठीक है ना, ठीक हो गया। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर उसके पास टोटल एनर्जी ही इतनी है तो फिर देखना वो पार्टिकल कहां पर होगा। फिर मैं बताता हूं अभी आपको कहां पर होगा वो पार्टिकल। अब सपोज कर लें न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि अच्छा ये ग्राफ इसके साथ है, इसकी भी अभी डिस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी मुझे, जो फोर्स का ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा ये मुझे कोई एक बता दे आप में से स्टूडेंट ने डिस्क्राइब करके कि ये ग्राफ उसको समझ आ रहा है, ये जो उसने किताब वाले ने ये बनाया हुआ है ये वाला ग्राफ, इसमें ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स, ये x6 बनाया हुआ है, x3 बनाया हुआ है, x1 बनाया हुआ है, x0 बनाया, x2 बनाया, x5 बनाया, x4 बनाया और साथ में ग्राफ बनाया हो, इसका क्या मतलब है? सर के किस किस पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम करना चाहते हैं कि वो किस तरह से मूव करती है, तो वो शो कराया हुआ है। हाँ सर वो सिंपल ये, हार्मोनिक मोशन। हाँ गुड, ये कुछ आइडिया आपका ठीक है, ये जो बात आपने की है ये काफी हद तक ठीक है। ये असल में ये जो ग्राफ उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ये उसने दो चीजों का ग्राफ बैक वक्त यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। इधर चूंकि उसने एनर्जी यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी भी एनर्जी होती है, तो इसलिए सेम ग्राफ के ऊपर एनर्जी ग्राफ, सेम ग्राफ के ऊपर दोनों चीजों को प्लॉट करना जो है वो पॉसिबल है और हमेशा ऐसा ही होता है।
जो चीजें आपने यहाँ पे समझनी है वो यही है। वो ये कह रहा है कि जब वो पार्टिकल ये भी यहाँ पे उसने किसी जगह के ऊपर वो नहीं बनाया हुआ कि उसकी असल पोजीशन नहीं बताई हुई, एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पे कहीं नहीं शो की हुई। यहाँ पे उसने बताया है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में जिस वक्त पोजीशन x6 पर है, यानी इस पॉइंट पर है जब, तो उस वक्त उसकी टोटल एनर्जी ये है। पोटेंशियल एनर्जी का आपको ग्राफ से पता लगेगा, काइनेटिक एनर्जी आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे। ये ना इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें आपको ये चीजें बता दे और आप उसके एनालिसिस करके बता दें कि ये पॉसिबल है या नहीं है। मसलन मुझसे कोई पूछता है कि एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है E1, ठीक है। ये मतलब मुझसे एमसीक्यू पूछा गया कि ये ग्राफ में देख के बताएं कि एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E1 है, क्या वो पार्टिकल x इज इक्वल टू 3 स्टेट की पोजीशन पे हो सकता है? तो मैं फौरन कह दूंगा कि इसके ऊपर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने यहां पे गौर किया कि उसकी एनर्जी है E1 और उसकी टोटल एनर्जी होनी चाहिए K प्लस U, यानी E1 उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है x1 पॉइंट जो टोटल एनर्जी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी एट x पॉइंट x1, ठीक है, और टोटल एनर्जी उसकी है E1। अगर मैं टोटल एनर्जी में से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ रहा है ग्राफ से? 0। अगर फर्ज किया मैं ये चाहता हूं कि वो पार्टिकल यहां पर है या नहीं है, मुझसे पूछा है उन्होंने x3 पर है या नहीं है, मैं कहूंगा x3 के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, मैं उसका नाम रख लेता हूं यहां पे, K3 है, ठीक है। तो फिर इस सूरत में E1 इज इक्वल टू ux1, सॉरी K3 बराबर हो जाएगी E1 माइनस ux1। एक मिनट, इसको मैं जरा रेज करूं, ये कंफ्यूजन काज कर रहा है ये वाला सिंबल। ये तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये टोटल एनर्जी E1 है, पोटेंशियल एनर्जी भी E1 है, तो माइनस किया तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 0। जबकि उसको E3 पॉइंट पर आने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं फौरन कहूंगा कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब है पार्टिकल जो है इस पोजीशन के ऊपर नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी आपने अंडरस्टैंड करना है, और ये इस ग्राफ को आपने लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है। ये किताब वाले के साथ डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया है। वरना हमारी कल फिर इस पार्टिकल के ऊपर डिस्क्रिप्शन जारी रहेगी। ये एक उसने रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ले ली है मॉलिक्यूल की, जब एटम बनने, बॉन्ड बनने की। फर्ज किया हमारे पास एक एटम A1 है और एक एटम A2 है, तो ये किस वक्त बॉन्ड बनाएंगे, किस पोजीशन के ऊपर बॉन्ड बनाएंगे, उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें बता देगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है यहाँ पर, जिसको ux हमने कहा था, और ये फोर्स है। तो फोर्स मिनिमम कब है, यानी 0 फोर्स कब है? जब पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो इससे ग्राफ से हमें पता चल गया ये ग्राफ किसका है? ux का। ये ग्राफ किसका है? fx इज इक्वल टू माइनस du ओवर dx का। यानी इसका डेरिवेटिव लेके ये ग्राफ बनता है। मैं कल कोशिश करूंगा मैटलैब में ये ग्राफ दोनों बैक वक्त आपको बना के दिखा दूं। ये एग्जांपल है, ये लाजमी तौर पे करनी, इससे बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। एनालिटिकल सॉल्यूशन भी यहाँ पे उसने किया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है इसको छोड़ें आप। 2 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम है, उसमें उसी तरीके से 2 डायमेंशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, 2 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी,
और उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ये इसने शो भी किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से वो फोर्स जो उसकी निकलेगी 2 डायमेंशन के अंदर जब निकलेगी तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स व वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई 2 डायमेंशन में। और चूंकि ये नेगेटिव होता है साथ, तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। 3 डायमेंशन में ये है। तो आप अलग-अलग से उसके कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट फोर्स का, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी उसने एक किया हुआ है 2 डायमेंशन में लेकर के, ये कैलकुलेशन की है सारी 2 डायमेंशन के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, ये अब हमने डिस्क्राइब करना है। इसमें एमसीक्यू पॉइंट होंगे क्योंकि जनरल टाइप की डिस्कशन होगी और हमारी कोशिश जनरल टाइप की डिस्कशन ज्यादा करने की है। When an object interact with one or more object in its environment, we are free to define the system to be as many or as a few of objects we choose. From any definition of the system, conservation of energy hold as long as we are careful about keeping track of energies within the system and energy transfer between the system and its surrounding. यानी जब तक हमें ये पता चलता रहे कि एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हुई है, कहाँ से किस पार्टिकल से आई है, किधर गई है, तो फिर उस सूरत तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कहता है बड़े आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं फिगर 13 shows the arbitrary system। ये एक arbitrary system है आपके पास, around which we have drawn an imaginary closed curve called the system boundary। ये system boundary, ये actual system है, ये इसकी system boundary। The system inside the boundary has an energy that may include the many possible forms, some of which are indicated in figure। काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी ENT हो सकती है। Here U refers for the potential energy that results from the interaction of part of the system among themselves. Interaction with the environment are represented not in terms of change of potential energies but in terms of external work। वो कहता है जब इस तरह के सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है तो जो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन है उसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जाता, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो वर्क करता है उसकी टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है, करते हैं हम उसको आमतौर पे। Later in this section we make the precise definition of internal energy in terms of the microscopic potential and kinetic energies। ये माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के हवाला से अगर आपने थोड़ा सा आइडिया अपने जहन में क्रिएट करना है तो वो एग्जांपल ले आए अपने जहन में जो आपने फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में आप करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करें, उसको आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फिर हमने प्रेशर कह दिया था। वो माइक्रोस्कोपिक जो है वो डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। जब करेंगे तो इस तरीके से वो माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज जो हैं उनको जमा करेंगे। Examples of change in internal energy are the changes in the arrangement of the molecule of the system। arrangement of molecule system आपको पता क्रिस्टल में चेंज हो तो such as the microscopic wells deform and forming, sliding friction वगैरह के भी आ जाता है। changes in the speed of molecules of the system है, इस तरह टेम्परेचर है डिस्कस्ड इन चैप्टर 12, वो 22 का इशारा वही दिया जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। Energy essence within the boundary can be changed when external work is done by the system by the environment as represented in figure 13, or we can therefore write the conservation of energy as the system delta Q अगर कोई भी चेंज इन एनर्जी जो है वो वहां पे नहीं आती। अगर हम वर्क डन को भी एनर्जी कंसीडर कर लेंगे तो फिर हम जो कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले क्या लिखते थे यहाँ पे 0, अब क्या लिखा है W। ध्यान करना W क्या चीज है, एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन इसमें यूज होती है। फिगर 13 आल्सो रिमाइंड्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन कन्वेंशन वी हैव चोजन फॉर एक्सटर्नल वर्क।
positive work done on the system by the environment tend to increase the energy of the system. Negative work on the system by the environment which is equivalent to the positive work done on the environment by the system. ये जो चक्कर आप चलाते थे वहां पे, उसकी असेंस ये है। ये जिन लोगों ने उस चीज को समझना है, इस सेंटेंस को बार बार पढ़ के अपना ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इससे वो उनको कन्वेंशन समझ आ जाएगी। या तो आप इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क कर लें, और या फिर इन टर्म्स ऑफ आप एनवायरनमेंट का सिस्टम बाय द सिस्टम और टू द सिस्टम, उस सेंस में बात कर लें। आपके पास ये डिस्क्रिप्शन उसने की हुई है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ये मैकेनिकल सिस्टम के हवाले से सारी बात की है, आगे चल करके आएगा टोटल एनर्जी कंजर्व जो है उसमें, लेकिन ये अभी कहता है मैं डिस्कस करता हूँ इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी के ऊपर। अच्छा, इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये बात की गई है, ये जो माइक्रोस्कोपिक बेसिस है, इसमें ये उसने सपोज कर लिया है कि हम जो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक लेवल के ऊपर जो वर्क डन हो रहे हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। जब एटॉमिक लेवल के ऊपर जो वर्क डन कंसीडर हो रहे हैं उनको हम कंसीडर करें, तो तमाम एटॉमिक लेवल के ऊपर जो वर्क होते हैं उन सब का सम जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करेगा वो तमाम वर्क्स के सम के बराबर होगा। अब वो जो तमाम वर्क्स हैं वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होंगे उनके लिए W इंटरनल लिख दिया, जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उसके लिए W एक्सटर्नल लिख लिया। तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात आज जब हम करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल वर्क की वजह से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटरनल वर्क की वजह से, तो वो फिर ये दोनों एनर्जीज का सम हो जाएगा। इसी तरीके से जो इंटरनल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू आई एन टी इंटरनल। तो ये अब उसने कहा है कि वो assume that the microscopic level all the forces are conservative and thus the total internal work can be replaced by the corresponding total interatomic and intermolecular potential energy such as, ये interatomic potential energies जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ले ली है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल की वजह से है। We could have written in this sum simply as minus delta IN, but for convenience we may write to group some microscopic potential energies into easily to calculate the micro। So ये ज्यादा deep understanding वाली calculations है, अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा रहे। आप में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो खुद से पढ़ सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इन चीजों को लेकर के चलता है। और ये भी एक जनरल ऑप्शनल आर्टिकल है और ये जनरल है। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल होंगी। ये मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के साथ ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। A common type of radioactivity easily observed in the laboratory is the positron emission, beta emission जिसको आप कहते हैं, a process by which an atomic nucleus emits a positron, which is a particle of the same mass as the electron but opposite in electric charge when positive। ये पॉइंट्स याद रखते हैं, ये सारे अब एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। when positron encounter electron in ordinary matter we observe the process called positron electron annihilation process। In this process the electron and positron both disappear, in their place we find only the electromagnetic radiation। Symbolically this can be written as, where E plus and stand for positive and electron respectively, illustrate the reverse process in which gamma radiation is converted into an electron and positron। This process is called pair production। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रख लें, पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन, मैटर एनहिलेशन।
Consider a system consisting of positron and an electron in negligibly small kinetic energy and separated by large enough distance that the potential energy due to electrostatic forces between them can be neglected. Eventually, the positron and electron meet and annihilate, and resulting radiation escape out of the system's boundary. By suitable measurement in the environment, we can determine the energy of radiation that leaves the system. That can leave the system, radiation that leaves the system, and we find that for each annihilation event the radiation carries, ये भी MCQ point है, याद रखें, बड़ा important, energy out of the environment, out of the system. When this radiation is absorbed by the mass in the environment, work in the amount of is done on the environment through the electromagnetic forces associated with the radiation. आप वो कहते हैं ना कि मैटर में या एयर में जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करती है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है, और वर्क डन कैसे करती है, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की तरफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, इसको भी ज़हनशीन रखना है आप लोगों ने। Because equation 28 is written in terms of work done on the system by its environment, we consider in this case the environment the negative work, वो नेगेटिव फिर ले लिया उसको on the system, क्योंकि एनर्जी जो है वो सिस्टम की कम हो रही है, वहां सिस्टम जा रही है। अच्छा, applying equation 28 to this leads to an apparent violation of the conservation of energy. The right hand side of equation 28 equal to the negative value W, but the corresponding change in an energy on the left hand side is necessary to maintain the equality is not obvious. वो उस वक्त पता नहीं था, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त हमें पता नहीं था कि मैस भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हम सिर्फ पार्टिकल की एनर्जी जो है उसको लेकर के कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। We might for example propose a decrease in internal energy that is numerically equal to W, but it is certainly not apparent what sort of internal energy present in the original system. यानी हम ये कह सकते थे कि ये इंटरनल एनर्जी से कहीं एनर्जी आई है जो मिसिंग हो गई है फ्रॉम द फाइनल सिस्टम, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो एनर्जी किस तरह की थी। The resolution of this dilemma can be found in by Albert Einstein's famous equation relating the mass energy, ठीक है ना। long before such an experiment an electron positron annihilation was done, ये उससे बहुत पहले ये इक्वेशन जो है वो डिस्कवर हो गई थी। where c presents the speed of light, this equation tells us that the mass is the form of energy, ये बात याद रखनी, mass is a form of energy that a particle of mass m has associated with it a rest energy E naught given by mc square. This rest energy can be regarded as the internal energy of the body at rest. ये अब किसी भी पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी एट रेस्ट जो है वो, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। Thus, for the electron and positron have internal energy merely because of their masses. For either particle can be compute the rest energy. जब हमने ये रेस्ट एनर्जी पार्टिकल के लिए कंप्यूट की, दोनों किसी के पार्टिकल के लिए की, एक total internal energy, rest mass energy of the two initial particle 2 multiplied by this is, and thus the change in rest energy of the system is minus this. The negative work done on the system of figure 16 is balanced by the equivalent loss in the rest energy of the system. तो ये अब वो dilemma जो है वो खत्म हो गया, इस तरीके से और एनर्जी जो है वो कंजर्व हो गई। ये बड़ी खूबसूरत है इसकी डिस्क्रिप्शन आपने, हाँ इसमें हमारे पॉइंट्स हैं कुछ। टेल्स अस इक्वेशन 35, वो जो E is equal to mc square वाली इक्वेशन है, tells us that whenever we add the energy delta E to a material object that remains at rest, we increase its mass by an amount delta m is equal to E square. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप कोई भी सिस्टम आपको कह देगा, वो कहेगा कि हमने इतनी एनर्जी जो है